स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है और बात करेंगे देश और दुनिया की खबरों का। दिल्ली से खबर सामने आ रही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यानंद महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत की। इस खास मौके पर पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। समारोह में प्रधानमंत्री ने आचार्य विद्यानंद के अहिंसा, सत्य और धर्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आचार्य जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। विज्ञान भवन में हुए इस आयोजन में देश भर से संत और श्रद्धालु जुटे और कार्यक्रम में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के जरिए आचार्य जी को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्र सरकार और भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट ने मिलकर किया। और दिल्ली से एक और खबर आपको बताते चले, सीएम रेखा गुप्ता आज और कल मथुरा दौरे पर। आपको बताते चले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2 दिनों के मथुरा दौरे पर और बताया जा रहा है केडीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। गोवर्धन में श्री राधेश्याम सेवा सदन धर्मशाला पहुंचेंगी। श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा भी करेंगी। सीएम रेखा गुप्ता रात को वृंदावन में रात्रि विश्राम करेंगी। कल सुबह बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगी। तो मथुरा वृंदावन के दौरे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कल दोपहर वृंदावन से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज और कल मथुरा वृंदावन के दौरे पर उनके 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत गोवर्धन में केडीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के उद्घाटन से जो है वो होगी। और सीएम रेखा गुप्ता आज शाम को बताया जा रहा है राधेश्याम सेवा सदन धर्मशाला पहुंचेंगी और शाम को 5 बजे फिर गोवर्धन जी की परिक्रमा भी करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री वृंदावन में रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं। वहीं बताया जा रहा है कल सुबह वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और श्रद्धालुओं से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद कल दोपहर को करीब 1 बजे वृंदावन से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगी। वहीं आपको बताते चले सुरक्षा और व्यवस्थाओं के भी इस दौरान पुख्ता इंतजाम। तो सीएम रेखा गुप्ता का मथुरा वृंदावन दौरा बेहद अहम, जहां भगवान के श्री कृष्ण के दर्शन पूजन करेंगी बांके बिहारी मंदिर में और वापस फिर जो है वृंदावन से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। मुंबई से एक राजनीतिक खबर सामने आ रही जहां शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा कि पिछले 10 साल से देश में कानून और व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि न्यायपालिका ने शिवसेना और एनसीपी एससीपी के साथ अन्याय किया है। संजय राउत ने पूछा कि कौन दबाव बनाकर फैसले करवा रहा है और उन्होंने निष्पक्ष इसकी जांच की भी मांग की। संजय राउत का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी और सवाल भी उठाए। तो न्याय व्यवस्था को यूज किया जाता है, खास करके 10 साल में हो गया है। ये चीफ जस्टिस साहब को मालूम होना चाहिए। जिस तरह से शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की ओरिजिनल शिवसेना, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दोनों के ऊपर जिस तरह से न्यायालय ने भी अन्याय किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया है, चुनाव आयोग ने अन्याय किया है और सब लोग चुप बैठे हैं। एक पार्टी जो बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई, शरद पवार साहब ने बनाई, उस पार्टी को आप खींच कर हमारे हाथों से गलत तरीके से किसी और के हाथ में देते हो और हम आज भी तारीख पे तारीख के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाकर बैठे हैं। उस बारे में भी चीफ जस्टिस साहब ने सोचना चाहिए कि ये देश में क्या हो रहा है, न्यायालय पर किसका दबाव है। हाँ, ये निर्णय और ये फैसले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को चाहिए, वो कौन दे रहा है और किसके दबाव में मिल रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। तो न्याय व्यवस्था को यूज किया जाता है, खास करके 10 साल में हो गया है। और बिहार की राजधानी पटना से खबर सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का जो है उद्घाटन किया और इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। आम महोत्सव में राज्य
भर से किसानों और बागवानों ने हिस्सा लिया। यहां अलग अलग किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे आम की नई किस्म को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि किसानों को आमदनी बढ़ाने का मौका मिल सके। और इस महोत्सव के जरिए किसानों को नई तकनीक और बेहतर बाजार की जानकारी भी दी जाएगी। आयोजन में लोगों ने तरह तरह के आम का स्वाद भी लिया। तो नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया, जहां कई किस्म के आम इस दौरान लाए गए। और वहीं बताया जा रहा है किसानों को बागवानी करने वालों को इसके जरिए प्रोत्साहित करना सरकार का उद्देश्य रहा। और वहीं पटना से बिहार की सियासत को गरमाने वाला बयान सामने आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है, और उन्होंने कहा कि राजद की मानसिकता संविधान विरोधी है और ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर भ्रम फैलाते हैं। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की संगत से राजद और कांग्रेस बंगाल की राह पर चल पड़े हैं और अब ये बांग्लादेशियों जैसी भाषा बोलने लगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ 100% मतदान सुनिश्चित करना चाहता है, लेकिन विपक्षी दल इससे बेचैन है। विजय सिन्हा ने विपक्ष पर देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। विजय कुमार सिन्हा का यह बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है। राजद कांग्रेस ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे, उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी, तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है, परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता है। कहा जा रहा है कि जो काम 2 साल में हो सकता है वो राजद का मानसिक। और ओडिशा के पुरी से खबर है, जहां तीर्थ नगरी पुरी में अब यातायात व्यवस्था और सुरक्षा पहले से ज्यादा हाईटेक हो गई है। पुरी पुलिस ने रथ यात्रा समेत सभी बड़ी तीर्थ यात्राओं के दौरान भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए शहर में एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। पुलिस महानियंत्रक विनीता अग्रवाल के मुताबिक शहर में 200 से ज्यादा कैमरों का एक आधुनिक निगरानी नेटवर्क तैयार किया गया है, जो संदिग्ध गतिविधियों और ट्रैफिक घनत्व पर रियल टाइम नजर रखेगा। और इसके साथ ही मोबाइल कमांड सेंटर और ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय रहेंगे, ताकि हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। और पुरी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर बड़ा बयान सामने आया। आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि भगवान जगन्नाथ दिव्यता के प्रतीक हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। जगत गुरु ने रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के दर्शन किए और कहा कि उन्हें यहां आकर बेहद खुशी महसूस हुई। उन्होंने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और भगवान से सभी के कल्याण की कामना भी की। पुरी में रथ यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए जुटे और जगह जगह भक्त जो है वो भजन कीर्तन करते नजर आए, जयकारे लगाते नजर आए और माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। वही सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ते तौर पर देखी गई। जगन्नाथ साक्षात पतित पावन है। भक्तों को दर्शन देने के लिए वो मंदिर से निकल कर रथ के बाहर आते हैं और आज प्रत्यक्ष ब्रह्म है जगन्नाथ जी, दारू ब्रह्म। इनके दर्शन से मन को बड़ी शांति मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं प्रत्येक रथ यात्रा में यहाँ आता हूँ। जगन्नाथ
और मुंबई से अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला के निधन को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया है। शेफाली जरीवाला की 42 साल की उम्र में मौत हो गई और वह मुंबई के अंधेरे इलाके में रह रही थी। उनके परिवार के सदस्य कल देर रात उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे और वहां डॉक्टरों ने शेफाली को मृत घोषित कर दिया। मुंबई पुलिस को कल रात करीब 1 बजे इसकी सूचना मिली। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक झटके की खबर सामने आई है, जहां मॉडल और अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन हो गया। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक बताया जा रहा है कार्डियक अरेस्ट, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर आधिकारिक रूप से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आ पाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के इस्कॉन मंदिर का दौरा कर राधा मदन मोहन की आरती की और भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गीता जयंती समेत अन्य धार्मिक आयोजनों को भव्य तरीके से मनाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि उज्जैन को संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र मानते हुए सरकार इसे वैश्विक भलाई और वेलनेस हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए श्रद्धालुओं और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद भी दिया। इस्कॉन मंदिर में मुख्यमंत्री के दौरे से श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया और मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। वहीं महाराष्ट्र के मलाड से खबर सामने आ रही है। मस्जिदों पर लगे भोंगे को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया मलाड के मालवणी पुलिस स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों से इसको लेकर चर्चा की। किरीट सोमैया ने कहा है कि 800 में से करीब 780 मस्जिदों ने लाउडस्पीकर हटा दिए हैं और बाकी बचे भोंगे भी जल्द ही हटाए जाएंगे। सोमैया ने कहा कि कुछ मुस्लिम नेता जैसे AIM और अबू आजमी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, लेकिन वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि जो भोंगे उतारे गए हैं उन्हें दोबारा नहीं लगाने दिया जाएगा। किरीट सोमैया ने इसके लिए पुलिस आयुक्त और अधिकारियों का भी धन्यवाद जताया है। जो कि अब बात करें तो ये बयान अब महाराष्ट्र की सियासत में बेहद गहमा गहमी जो है पैदा कर देने वाला है और अब इसके बाद चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है। स्टेशन के अधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। 65 में से 64 मस्जिद के भोंगे लाउडस्पीकर नीचे आ गए। मुंबई पुलिस कमिश्नर को बधाई। 800 मस्जिद में से लगभग ऐसा मान लो कि 780 मस्जिदों ने लाउडस्पीकर निकाल दिए हैं। पुलिस सभी को परमिशन दे रही है। जो कानून में लिखा है 10 इंच बाय 15 इंच का बॉक्स स्पीकर, हाँ कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर है, उनको अपनी वोट बैंक की चिंता है। 2002 में कानून आया, आज तक एक भी मस्जिद ने कोई भी लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं दी। अब सबको कानून एक सा है और मैं वो मुस्लिम जो भी है ना, MIM, अबू आदमी, वो मलिक साहब, असलम शेख, मेरे को धमकी देते हैं। कानून व्यवस्था का प्रॉब्लम। अरे फालतू धमकियों से किरीट तुम्हें डरता नहीं है। मस्जिद के भोंगे लाउडस्पीकर नीचे उतारे गए, वापस नहीं लगेंगे। स्टेशन के अधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। 65 में से 64 मस्जिद के भोंगे लाउडस्पीकर नीचे आ गए। मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुंबई से ट्रक चोरी कर दूसरे राज्यों में बेचने वाले गैंग का बंडराई पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए के 6 चोरी के ट्रक बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक 27 जून को गोरेगांव पूर्वघास बाजार से एक ट्रक चोरी किया गया था और शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और ट्रक का पीछा कर उसे गुजरात से बरामद किया गया। इस मामले में नरसिंह राम स्वरूप सिंह नाम के शख्स को पकड़ा गया है, जिसकी निशानदेही पर मास्टरमाइंड जावेद अब्दुल्ला शेख को छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में और भी चोरी के ट्रक के जल्द ही खुलासे किए जा सकते हैं, जिन्हें बरामद करने में सहायता मिलेगी।
और महाराष्ट्र के लातूर से बड़ी सियासी खबर सामने आई, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक संग्राम जगताप की मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि संग्राम जगताप ने एक रैली में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही हैं और इसके विरोध में लातूर जिले के अहमदपुर शहर में मुस्लिम समाज और वंचित बहुजन अखाड़ी ने प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार से विधायक को निलंबित करने की भी मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इस पर रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। और महाराष्ट्र के लातूर से महिला ट्रैफिक कांस्टेबल प्रणीति मोसने का एक और वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है और इस बार वायरल वीडियो में प्रणीति 2 वकीलों से बहस करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में कांस्टेबल वकीलों से कहती हैं कि तुम फूटी कौड़ी के वकील हो, जाओ मेरी वीडियो बनाओ, मुझे कोई डर नहीं है। और इससे पहले ट्रिपल सीट लड़कियों से गाली गलौज और मारपीट का वीडियो भी सामने आया था। अब इन वीडियो के बाद मनसे के लातूर जिलाध्यक्ष प्रति भगत ने कांस्टेबल को लेकर कड़ा एतराज जताया है और उन्होंने कहा कि आए दिन लोगों से झगड़ा करने वाले इस महिला को तुरंत निलंबित किया जाए। सोशल मीडिया पर लोग भी इस वीडियो को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं। और लातूर से एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें मामूली विवाद के बाद एक महिला ने दूसरी महिला को कार से कुचलने की कोशिश की और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला लातूर के MIDC पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है। आरोपी महिला शहजादी मुजीब शेख पर राधिका पाटिल नाम की महिला ने हत्या की कोशिश यानी कि धारा 307 के तहत FIR दर्ज कराई। राधिका ने बताया कि मंदिर की दीवार को लेकर हुए विवाद के बाद शहजादी शेख ने अपनी कार से उन्हें कुचलने की कोशिश की थी। फिलहाल आरोपी फरार है। पीड़िता ने पुलिस से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। और पहलगाम हमले के बाद भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों के बड़े जत्थे को वापस बांग्लादेश भेजा गया। आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो 500 से अधिक घुसपैठियों को उनके देश भेजा गया और ये केवल एक घटना नहीं बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही समस्या की बानगी है, जो भारत की सुरक्षा, जनसंख्या प्रबंधन और जो आंतरिक नीति है उस पर भी गहरा असर डालती है, क्योंकि बाहर से आए जनसंख्या के कारण स्थानीय जनसंख्या और संसाधन पर भी इनका दबाव बढ़ता है और यही नहीं, दोनों के बीच आपसी संघर्ष भी बढ़ता है, जो कि एक बड़ी समस्या को जन्म देता है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में आंतरिक असुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने अवैध रूप से देश में आए घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने का काम शुरू कर दिया है। करीब 500 से अधिक घुसपैठियों को वापस भेजने का काम किया गया है। इन्हें देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बांग्लादेश और भारत के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कई स्थानों पर खुली है और असुरक्षित है। यह भूगोल अवैध रूप से भारत में प्रवेश को आसान बना देता है। आर्थिक कारण, रोजगार की तलाश, राजनीतिक उत्पीड़न और कभी कभी देश को अशांत करने के मकसद से दूसरे देश के लोग बड़ी संख्या में भारत की ओर रुख करते हैं। कई लोग सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में प्रवेश करते हैं, जबकि कुछ आगे बढ़कर महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि यह मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन इस पर आज तक सख्त कदम नहीं उठाया जा सका है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। लेकिन पहलगाम घटना के बाद जब लगा कि नहीं, देश को इससे असुरक्षा है, तब सरकार जागी है और इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार भारत में प्रवेश करने के बाद अवैध घुसपैठिए स्थानीय नेटवर्क की मदद से फर्जी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड हासिल कर लेते हैं। कई बार इन्हें धार्मिक या सामाजिक संगठनों से मदद मिलती है।
कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि ये लोग मदरसों में आश्रय पाते हैं, जहां से उनकी पहचान छिपाने में मदद की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही बीते वर्ष वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आते हैं और मदरसे में ठहरते हैं और उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी बनते हैं और फिर उनको जमीन दिलाने का काम किया जाता है। अभी एक रिपोर्ट आई है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ठहरते हैं और मदरसों में ठहर करके उनके लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। इस तरीके का काम कर रहे हैं। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये विद्रोह सिर्फ लंबोदर जी का सवाल नहीं है, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये आजसू का सवाल नहीं है, ये सवाल झारखंड के अस्तित्व का है और झारखंड के हमारे भाई और बहनों का अस्तित्व का सवाल है। वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने हाल ही में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि there was an incident few days back where these people had, Bangladeshi people had come and raised their hands on a local fisherman. We are absolutely very clear that there are central government and the state government, we are very clear that there we will not allow any Bangladeshi and Rohingya Muslim. इसके चुनौतियां और समाधान की अगर बात करें तो आपको बता दें कि अवैध घुसपैठ केवल एक सुरक्षा मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय और प्रशासनिक चुनौती भी है। भारत सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारे एंगल से सोचने की जरूरत है, जैसे सीमा सुरक्षा, बॉर्डर पर निगरानी और अधिक मजबूत करना होगा। वहीं बीएसएफ और तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग आवश्यक है। डिजिटल पहचान प्रणाली, आधार जैसी प्रणालियों को और अधिक सुरक्षित बनाना होगा ताकि फर्जी दस्तावेज तैयार करना आसान न हो। स्थानीय सहयोग, स्थानीय प्रशासन को सख्ती से निर्देश देने होंगे कि फर्जी दस्तावेज जारी करने वाले नेटवर्क की पहचान कर कार्रवाई की जाए। कूटनीतिक संवाद, सबसे महत्वपूर्ण है कि कूटनीतिक संवाद भारत और बांग्लादेश के बीच संवाद को बढ़ावा देना होगा ताकि दोनों देश मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकें। क्योंकि भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन इस सहिष्णुता का दुरुपयोग करके अवैध रूप से भारत में बसना न केवल देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। यह आवश्यक है कि सरकार और नागरिक दोनों मिलकर इस समस्या से निपटे, ना तो नफरत फैलाएं और ना ही कानून का उल्लंघन होने दें। यह संतुलन ही भारत की असली ताकत है। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।